रूए रवा आप सबके महबूब उम्मीदवार जनाब महबूब साहब सकलेनी, जिला सद जनाब शरीफ साहब, नगर अध्यक्ष जनाब अजहन जिया साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी, मेरे सामने बैठे ककराला के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दोस्तों, ये एक इंतखाबी जलसा है और हम लोग इंतखाबी मुहिम पर हैं और तमाम सियासी पार्टियां आपके दरमियान में हैं। 5 साल में एक मरतबा आवाम को मौका मिलता है कि वो अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुने। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा मेहरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है, क्योंकि हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उस देश की अवाम ही राजा होती है। आपका जो वोट है वो आपका हथियार है। आप इस वोट की ताकत से जिसको चाहेंगे तख्त पर खड़ा करेंगे, बैठाएंगे, और जिसको चाहेंगे तख्त पर लिटाएंगे, ये आप तय करेंगे। लोकतंत्र की ये ताकत है कि एक चाय बेचने वाला, 35 साल भीख मांगने वाला हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और आपकी ताकत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप और हम सब जानते हैं देश की आजादी के बाद हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, ये बात बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि 1947 के आखिरी महीने में, यानी दिसंबर के महीने में आजादी के बाद लखनऊ के रिफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की। उसमें तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि वतन अजीज आजाद हुआ। इस देश के अंदर 3 सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन है मेरे कौम के गयूर लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम लीग को कभी अपनी पार्टी ना मानना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानना, ना कभी तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाना। वहां पर लोगों से पसंद दिलाई गई, बैत करवाई गई कांग्रेस के हाथों पर। हमारे बड़ों ने लब्बैक कहा, आवाम ने उस बात को लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, उनके नेताओं को अपना नेता माना। 1 साल 2 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है, इस देश के अंदर तमाम समाज आगे बढ़ा, लेकिन एक समाज जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो समाज हर दिन पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया। ये मैं नहीं कहता, ये उस वक्त की हुकूमतों ने जो सर्वे करवाया, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी राजेंद्र सच्चर कमेटी, कभी कुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी, कभी गोपाल कमीशन के नाम से तमाम के तमाम ने अपने सर्वे में ये रिपोर्ट पेश की कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अब सवाल यही है कि 60 सालों तक हमने इस मुल्क का इक़्तिदार नाम नहाज सेकुलर पार्टियों को दिया। हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं माना। अगर हमारे हालात ऐसे हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है? 6 दिसंबर 1992 के बाद हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह को अपना नेता माना, समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखकर जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 7% यादव, जिसका काम क्या था वो आपसे नहीं बताने की जरूरत है, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी बनने से पहले
उत्तर प्रदेश के किसी दफ्तर में यादव समाज का बेटा नहीं होता था। समाजवादी पार्टी बनने से पहले किसी पुलिस स्टेशन में यादव समाज का बेटा नहीं होता था। समाजवादी पार्टी बनने से पहले डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी कभी भी यादव का बेटा नहीं दिखता था। लेकिन समाजवादी पार्टी बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां यादव समाज का बेटा पुलिस विभाग में या सरकारी दफ्तर में ना हो। सवाल यह है कि आपका बेटा कहाँ है? समाजवादी पार्टी को 7% लोगों ने वोट किया जो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 20% अल्पसंख्यक का मुसलमान जिसने समाजवादी को अपनी पार्टी समझ करके वोट डाला, वो आपका बेटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान, 27% जेल की सलाखों के पीछे। योगी हुकूमत में 183 इनकाउंटर हुए, जिसमें 53 इनकाउंटर मुसलमानों के हुए। इसका मतलब है कि 20% आपकी आबादी है और 35% इनकाउंटर आपके हो रहे हैं। क्यों? ये हमारा सवाल है। 4 मरतबा हमने हुकूमत बनाई, 3 मरतबा उत्तर प्रदेश के अंदर हमने मुलायम सिंह यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया, 1 मरतबा उनके लख्ते जिगर को बनाया। बदायूं से हमने लोकसभा की सीट जीत करके उनके भाई को दी। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि जहां 40% आपकी आबादी है, उस पूरे शहर को, उस पूरे जिले को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया? विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो बदायूं सबसे पिछड़ा हुआ जिला वेस्टर्न यूपी का है। क्या ये बात सच नहीं? क्यों? उसका जिम्मेदार कौन है? हम उन पर इल्जाम नहीं देंगे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अक्ल सलीम दिया है। हमने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हम और आप सब जानते हैं कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस समाज ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। उस समाज का बच्चा कभी सरकारी नौकरी में नहीं होता। उस समाज का बेटा जेल की सलाखों में होता। उस समाज के इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं होते। उस समाज के इलाकों में अच्छे अस्पताल नहीं होते। उस समाज की बस्तियों में अच्छी सड़कें नहीं होती। उस समाज के घरों में पीने का साफ पानी नहीं दिया जाता और उस समाज को कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। क्या ये मेरी बात गलत? मैं आपको कह रहा हूं, अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो ककराला की इसी सरजमीन पर बुला लेना, सर्वे कर लेना, जाकर के रात में अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचना कि जो एमआईएम का एक दीवाना आया था, क्या उसने बात सही कही थी या गलत कही? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हर दौर में जब जब कोई लीडरशिप हमारी खड़ी हुई, हमें बदनाम करने की पूरी साजिश की गई। कभी हमें बीजेपी की बी टीम कहा गया, कभी कहा गया कि हमारी वजह से बीजेपी को फायदा होगा। क्यों? ये इल्जाम हम पर क्यों? ये इल्जाम आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं? ये इल्जाम कांग्रेस पर क्यों नहीं? ये इल्जाम समाजवादी पर क्यों नहीं? मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूंगा जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि सुनो, हम वो कौम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डर से अपने बीवी के कहने को भी वजन करा करके 1 साल में 2.5% ज़कात ईमानदारी से निकालते हो, और तुम हम पर इल्जाम देते हो। मेरे कायद ने हैदराबाद पे एक मस्जिद में खड़े होकर के रोजे की हालत में कहा था कि मैं हालत रोजा में हूँ और अल्लाह के घर में हूँ, मैं किसी की टीम नहीं हूँ। अगर मैं किसी की टीम हूँ तो वो काली कमली वाले की टीम हूँ, मजलूमों की टीम हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चपरासियों से, क्या है चपरासियों, तुम मस्जिद में खड़े होकर के इस बात को कहोगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है? तुम कसम खाने को तैयार हो? नहीं मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमें गुमराह किया जाता। ये नहीं चाहते कि हमारी लीडरशिप खड़ी हो। जिस तरीके से आज यादव साहब हो गया, यादव जी हो गया, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर से लेकर के होमगार्ड तक बना।
आज आपके साथ क्या हालात हैं आप नहीं जानते। अरे इसी शहर का मामला है, एक बच्चे को उठा करके पुलिस वालों ने क्या किया, मैं उस बच्चे का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उस आदमी के साथ रेहान के साथ क्या सलूक किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव ने अपना कोई नुमाइंदा भेजा? अरे हमारे वोटों की खैरात से हुकूमत बनाने वालों, क्या तुमने उस रेहान के लिए आवाज उठाई? खुदा की कसम ककराला के लोगों, 75 सालों में मैं आपके पास बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब के लिए या आपके लिए वोट मांगने नहीं आया, पहली मर्तबा आया हूं। और उस वक्त भी जब मैंने बरेली से अपने जिला सदर को ककराला में भेजा था, तब तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि ककराला में नगर पालिका लड़ी जाएगी या नगर पंचायत लड़ी जाएगी। आपने हमें कभी वोट नहीं दिया था, हम नहीं जानते थे रेहान को, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की हुई क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज, उन्होंने कहा कि तुम एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर ककराला में एक मोमिन को तकलीफ हुई और अगर हैदराबाद में बैठा हुआ मोमिन उस तकलीफ को नहीं महसूस कर रहा है, मेरे आका ने कहा कि फिर वो मोमिन मुसलमान नहीं है। कितने नेता थे यहाँ पर, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी के चपरासियों, में आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बरेली के जिला सदर को भेजना पड़ा, 50,000 रुपया मैंने उसके इलाज के दिया, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। खुदा की कसम मैं अपने जाती फायदे के लिए मैंने वो काम नहीं किया था। मैं कह मेरे दोस्तों वक्त बहुत कम है, 9:30 बजे तक की परमिशन है और रास्ता इतना खराब था कि मुझे आने में ताखीर हुई, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हमारे प्रदेश के जो हालात, आज से 15 दिन 20 दिन पहले रमजान के महीने में पूर्वांचल का इलाका इलाहाबाद के अंदर एक घटना घटी, आप सबको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे। 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में एक पूरे एमपी, एक पूरे एमएलए, हाथों में हथकड़ियां, रात को 10 बजे 3 कुत्तों ने आकर के गोलियां मार दी। टेलीविजन पे लाइव दिखाया गया, योगी जी सहारनपुर में खड़े होकर के, आजमगढ़ में खड़े होकर के तकरीर में कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, कोई माफिया नहीं बचा। योगी जी हम पूछना चाहते हैं, अगर वो अतीक अहमद और अशरफ माफिया थे तो उनको मारने वाले वो जो 3 कुत्ते हरामी की औलाद, वो कौन थे? उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या बुलडोजर सिर्फ हमारे घरों पर चलेगा? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? एक 19 साल का बच्चा जिसके ऊपर 151 का मुकदमा नहीं था, वो बच्चा जो अपनी जिंदगी की जवानी को भी नहीं देखा, उस बच्चे को गोली से मार दिया गया। हमारे देश के अंदर कानून है, संविधान है। महात्मा गांधी के कातिलों को हमने कोर्ट में केस चलाया, हमने लीगल एड दी, तब जाकर के हमने फांसी के फंदे पर लटकाए। हमारे देश के ऊपर हमला करने वाले कस्साब को हमने लीगल एड दी उस पाकिस्तानी को, उसके बाद हमने उसको फांसी पर लटकाया। लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर कानून नहीं बल्कि पुलिस की गन है जो फैसला कर रही है, और वो पुलिस की गन की गोलियां हमारे सीने, हमारे सर के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, आपको बेदार होना पड़ेगा, आपको अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला कल आपको अपनी शनाख्त को मिटाना पड़ेगा और उस छुपा करके उस शनाख्त से आपको निकलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस प्रदेश के अंदर जो हालात हमारे हैं, अरे आपकी शरीयत में मुदाखलत कर दी गई, अब इससे बड़ी क्या चीज चाहिए?
अभी एक फिल्म आई, द केरला फिल्म, केरला स्टोरी, एक फिल्म रिलीज हो रही है कल। मुस्लिम बच्चियों को नकाब में दिखाया गया आतंकवादी। अरे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो एक आतंकवादी है, एनआईए कोर्ट में जिसका मुकदमा चल रहा, जो जेल की सलाखों के पीछे थी, जो मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते ये डायरेक्टर? सारी फिल्में सारे आतंकवादियों की शक्ल मुसलमानों से क्यों मिला? क्या समझौता ब्लास्ट जो हुआ उसमें कोई मुसलमान था? क्या मक्का मस्जिद का जो ब्लास्ट हुआ उसमें कोई मुसलमान था? लेकिन नहीं, एक साजिश, एक प्रोपेगेंडा चला करके हमें बदनाम किया जा रहा है। एक तरफ तो हमें गौरक्षक की गोलियों से बचना है और दूसरी तरफ पुलिस वालों की गोलियों से बचना है, क्योंकि कानून खत्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की बात हो, संविधान का राज हो, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, अगर मगर लेकिन नहीं। ठीक इसी तरीके से इस प्रदेश के अंदर जाटो समाज 11% रहता है, उसके साथ नाइंसाफियां होती थी, जबकि उसके समाज का 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था, लेकिन वो खामोश था। जाटो समाज की बस्तियों में स्कूल नहीं होते थे, जाटो समाज की बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं होते थे, जाटो समाज को इंसाफ नहीं मिलता था, जाटो समाज की बच्चियों के साथ जिना हो जाता था, कोई FIR नहीं लिखी जाती थी। जिस तरीके से आज हमारे साथ, उन्हें इंसाफ कैसे मिला? 131 MP पार्लियामेंट में उनके समाज का, लेकिन वो खामोश था जब उनका एक मर्द मुजाहिद पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश आया, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये कौन पागल दीवाना आया है जो 11% जाटो को लेकर के, और वो समाज जो मरे हुए जानवर को ले जाकर के मैदान में छीलता है और उसके गोश्त को अपने बच्चों को खिलाता है, उस समाज को सत्ता की चाबी देने आया, मजाक उड़ाया। पुराना कांग्रेसी जाटो समाज का इल्जाम लगाया, ये काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, और लगाने वाला कौन है? वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हम बीजेपी की बीजी में। काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला जाटो समाज के लोग थे, जो उनके समाज से ही ताल्लुक रखते थे। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, कहा नहीं पिताजी, तुमने पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी की, तुमने हमारे सरों पर गंदगियां फिकवाई, तुमने हमें सरकारी नौकरियां नहीं दिलवाई, हम सिर्फ वोट देने की मशीन रह गए, डिस्पोजल गिलास की तरह हम इस्तेमाल होते रहे, लेकिन कभी लोगों ने पलट करके हमारी तरफ नहीं देखा। अब हम गुलाम नहीं बनना चाहते, तुमने गुलामी की, हम नहीं करेंगे। नौजवान खड़ा हुआ, कहा काशीराम तुम हमारे नेता हो, बहुजन समाज हमारी पार्टी, नीला परचम हमारा परचम। लोगों ने मजाक उड़ाया था काशीराम का, लेकिन दुनिया ने देखा महज 9 सालों के अंदर 11% जाटो समाज यूनाइट हुआ, तो महज 9 सालों में अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जिसमें जाटो समाज का बेटा या SC समाज का बेटा नहीं? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां उनके समाज का बेटा, उसके बदन पे वर्दी नहीं? तुम्हारा बेटा कहां है? अगर पुलिस स्टेशन में है तो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है, या तो जेल की सलाखों में है, न सरकारी दफ्तर में है, न उसके बदन पे खाकी वर्दी। क्यों? इसी नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। अगर इन लोगों ने हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम हम उत्तर प्रदेश में नहीं आते। यहाँ पर मैंने सुना 15% भी, 1500 भी यादव का वोट नहीं है, लेकिन मेरे भाई को टिकट नहीं, दूसरे को, यानी तुम वोट डालोगे उनको? क्या वो कभी तुम्हें वोट डालेंगे?
नहीं डालेंगे। तुम्हारी इतनी ताकत है कि तुम्हें किसी के वोटों की भीख की जरूरत नहीं है। मुत्तहिदा तौर पर अगर वोट डालोगे, खुदा की कसम 5000 से चुनाव जीत करके आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त नहीं है वरना मैं तफसीली बात आपसे करता। मैं आपसे बस यही कहने आया हूं, वक्त का अहम तकाजा है। ये आप की कामयाबी का पहला दरवाजा खुलेगा और यही हमारी लड़ाई है। ये एक जंग है जो बैलेट के जरिए जमहूरियत में लड़ी जाती है, इंसाफ के नाइंसाफी के खिलाफ। मैं इसमें आपका साथ चाहता हूं। एक चीज चेयरमैन साहब ने सारी चीजें गिना दी, एक चीज मैं उसमें और जोड़ देना चाहता हूं जो चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। वो क्या है? हमारा नौजवान आज नशे की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। खुदा के वास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो जिस्म आपको दिया है ना, कई हजार नेमतों से बड़ी नेमत है। जब तुम्हारी आंखें खराब होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि इस आंख की कीमत क्या। जब तुम्हारे फेफड़े खराब होंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि इस फेफड़े की कीमत क्या। जब तुम्हारे हाथ टूटते हैं तब तुमको समझ में आता होगा कि इस हाथ की कीमत क्या। आपके जिस्म की जो कीमत है, हर मशीन को बनाने वाली मशीन आप हैं। हर तरक्की, हर चीज को बुलंदी पे ले जाने वाली मशीन आप हैं। 1 लाख की मोटरसाइकिल दिन भर में 5 बार पहुंचते हैं ना आप। कई हजार करोड़ का आपका जिस्म, इसका तो ख्याल नहीं रखते ना आप। क्यों? अरे मारने लायक तो नहीं हो, कम से कम भागने लायक तो हो जाओ यार, है ना। सारी मसरूफियत के बाद जिस तरीके से हम लोग 1 से 1.5 घंटा डेली जिम में पसीना निकालते हैं, तो मैं चेयरमैन साहब आपसे कहूंगा कि हमारे कुंदरकी के चेयरमैन ने 1.5 करोड़ रुपए का लगा करके जिम बनाया कुंदरकी में। और वो जिम, मैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिम में जाता हूँ। जिस जिले में जाता हूँ जाकर के 100 रुपया देके या फ्री में एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लेकिन उस जिम को मैंने देखा, इतना खूबसूरत जिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत का कोई जिम नहीं है। पहला कुंदरकी में, दूसरा चेयरमैन साहब आपको बनाना होगा ककराला में। समझ गए ना आप? तो जान है तो जहान है। लड़ाई लड़ने के लिए बदन में ताकत होना जरूरी है। समझ रहे ना? तो चेयरमैन साहब आपको ये वादा करना पड़ेगा कि एक जिम भी इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आने वाली 11 तारीख को कहां पे वोट डालेंगे? कहां डालेंगे? पीछे के लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपकी भी दुआओं की जरूरत है। ये जीत गरीब, मजलूम और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे मजलूमों की जीत होगी। ये जीत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत होगी। ये जीत बदायूं की जीत होगी। ये जीत उत्तर प्रदेश की जीत होगी। ये जीत अल्पसंख्यक समाज के 20% बचने वाले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जीत होगी। मेरी आपसे यही अपील है कि महबूब साहब को 11 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, सबको छोड़ो। साइकिल पंचर है। मैंने मुरादाबाद मंडल में साइकिल को लोड करवा करके लखनऊ नहीं बल्कि मैनपुरी और इटावा भेज दिया है। और इंशाअल्लाह ताला बदायूं से भी ये लोग वापस जाएंगे। कहाँ? सैफ भाई क्या करेंगे? वापस। अब इंशाअल्लाह ताला सियासत हम करेंगे और इंसाफ भी हम कायम करेंगे, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें भेजा है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।